आज हम पढ़ेंगे संकरण। संकरण देखिए, कक्षा 12 की जो केमिस्ट्री है उसको हम स्टार्ट कर दिए हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि जब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आएगी तब तक आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ाने से पहले मैं और एक चीज़ आपको बता दूं कि नोट्स बनाते चलना है। एक मोटी कॉपी ले लीजिए, उसमें डे बाय डे के लेक्चर जो मैं दूं उन लेक्चरों की डिफिनीशन मैं लिखाता चलता हूं और डिफिनीशन लिखते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। आपको 16 चैप्टर हैं केमिस्ट्री में, 16 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, जिसमें से पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट है, जिसके कुछ हेडिंग मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। उनको आप जा करके सर्च करके ग्लोबल कोचिंग सेंटर और उसमें से पढ़ सकते हैं। और साथ में नोट्स बनाते चलिए, तभी समझ में आएगा। आपको इधर उधर पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो आज हम सबसे पहले चीज सीखेंगे संकरण। हम पढ़ रहे हैं बच्चों कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में आपको पता है, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, धैर्य बनाइए, पेशेंस रखकर चलना। ठीक, देखिए कार्बनिक रसायन में आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी होती है कितनी, 4। और अब मैं आपको और एक चीज बता दूं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। आप जानते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। एक शब्द आता है हमारे पास हाइलोजन। हाइलोजन को हम प्रदर्शित करते हैं यक्स से, यानी इसके अंतर्गत आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कंप्लीट रखना। हाइलोजन को हम यक्स से प्रदर्शित करते हैं, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन। ठीक, अब देखिए फ्लोरीन की भी वैलेंसी सिंगल होगी, क्लोरीन की भी होगी, ब्रोमीन की भी होगी, आयोडीन की। यानी फ्लोरीन में भी सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, क्लोरीन में भी सिंगल बॉन्ड, ब्रोमीन में भी सिंगल बॉन्ड और आयोडीन में भी सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप भी सिंगल बॉन्ड का है, इसलिए ये भी उसी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इनकी भी वैलेंसियां क्या होंगी, सिंगल बॉन्ड होगी। कंप्लीट। अब देखिए संकरण कैसे निकालेंगे। हम सिर्फ संकरण पढ़ेंगे भी कार्बन का, कार्बन का संकरण पढ़ेंगे। देखिए, जब संकरण 3 टाइप्स के यहां पर पढ़ेंगे। पहला टाइप्स है sp3, sp2, sp संकरण। ठीक, ध्यान समझना। जब कार्बन के चारों ओर सिंगल बॉन्ड आ जाए, ध्यान देना, संकरण 3 टाइप्स के, sp3, sp2 और sp। जब कार्बन के चारों ओर, देखना बिल्कुल गौर से समझना, एक बार में समझ में आ जाएगा। जब कार्बन के चारों ओर सिंगल बॉन्ड लगा हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, तो sp3 संकरण होगा। जब कार्बन के चारों ओर में कहीं किसी ओर डबल बॉन्ड आ जाए तो sp2 संकरण होगा। अगर कार्बन में कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो sp संकरण होगा। यानी कार्बन के अगर चारों ओर बच्चों सिंगल बॉन्ड ही है तो वो कार्बन होगा sp3। अगर उस कार्बन में कहीं डबल बॉन्ड आ जाए उसके चारों ओर तो वो कार्बन sp2 संकरण होगा। अगर उस कार्बन में कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो sp संकरण होगा। ठीक, अब एक चीज और समझ लो, अगर कार्बन के दोनों ओर डबल बॉन्ड आ जाए, दोनों ओर डबल बॉन्ड आ जाए, यानी उसके दो ओर जैसे ये लगे हुए हैं, तो भी sp संकरण होगा। ये चीज याद रखना। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी इसके एग्जाम्पल करवा रहा हूं, ध्यान समझना, इसे नोट कर लीजिएगा। पहला रूल मैंने बताया, अगर कार्बन के चारों ओर सिर्फ चारों ओर सिंगल बॉन्ड है तो sp3 संकरण। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो sp2 संकरण, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो sp संकरण होगा। अगर कार्बन के दो ओर डबल बॉन्ड लगा है तो sp संकरण होगा। जैसे आपसे कहा जाए, चलो बताओ प्रत्येक कार्बन में संकरण बताइए, तो देखिए इस कार्बन में कितनी वैलेंसी, 2। पहले हम वैलेंसी पूर्ण कर लेते हैं। 2 वैलेंसियां, 2 की कमी है, 4 हो गई। इसके 4 है, 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें पूरी है, इसमें भी पूरी है। ठीक, सेटिस्फाइड कार्बन है। अब देखो इस कार्बन में इसके चारों देखो डबल बॉन्ड आया, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर
सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो sp, डबल अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो sp2, अगर कहीं पर कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो sp, या कार्बन के दो और डबल बॉन्ड आ जाए तो sp। अब बताओ इस कार्बन के एक और डबल बॉन्ड है तो ये कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण। इस कार्बन में देखो एक और डबल बॉन्ड है, इसके चारों तो sp2। देखिए ध्यान देना थोड़ा सा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं चारों ओर देखना है। इस कार्बन में दो वैलेंसियां हैं यानी डबल लगा है, सिंगल भी, तो अगर डबल आ गया तो sp2। इसमें देखो इसके चारों डबल आ गया है ना डबल, तो sp2। इसमें भी देखो डबल तो sp2, इसमें भी देखो एक डबल तो sp2, इसमें देखिए ट्रिपल आ गया तो ट्रिपल आया तो क्या आ गया sp संकरण। इसमें देखिए डबल, इसमें देखो ये इसमें ट्रिपल लगा है तो sp संकरण कंप्लीट। अगर यहीं पर दे देता ऐसे, अब कहते पहचानो इसमें, तो इसमें पहचानने के लिए देते तो इस कार्बन के चारों देखो कौन सा बंदा सिंगल बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा तो क्या हो जाएगा sp3, क्योंकि चारों ओर जब सिंगल लगते हैं तो sp3। इसमें देखो चारों ओर सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या हो जाएगा sp3। इसमें भी देखो चारों ओर सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या हो जाएगा sp3। तो ऐसे हम संकरण कार्बन के ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो ये हुआ आपका संकरण। अब हम हाइड्रोजनों की डिग्री पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे। संकरण आप निकाल लेंगे, कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। अब देखो हम डिग्री कैसे निकालते हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। अब ध्यान देना थोड़ा सा, हाइड्रोजन को हम प्रदर्शित करते हैं यक्ष से। इसके अंतर्गत आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, हाइड्रोजन को हम सिंगल बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं, तो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन में लगता है तो फ्लोरीन में भी सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन में भी सिंगल बॉन्ड, ब्रोमीन में भी सिंगल बॉन्ड, आयोडीन में भी सिंगल बॉन्ड। ठीक, तो ये ग्रुप कहलाता है पूरा हाइड्रोजन ग्रुप। अगर हम इसका नाम हाइड्रोजन पढ़ेंगे तो इसको हम फ्लोरीन पढ़ेंगे, इसको क्लोरीन पढ़ेंगे, इसको ब्रोमीन पढ़ेंगे, इसको आयोडीन पढ़ेंगे। अगर इसको हम हाइलो पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, हाइलो, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, फ्लोरो। इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्लोरो। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ब्रोमो। इसको हम क्या पढ़ेंगे, आयोडो। ठीक, तो ऐसे हम नामकरण करते हैं इसका। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम पढ़ेंगे डिग्री कैसे निकालेंगे कार्बनों की और हाइड्रोजन की। कार्बन की वैलेंसी होती कितनी, 4। अब एक चीज थोड़ा सी और समझ लो, यहां पर समझ लीजिए एल्किल ग्रुप। ठीक, एल्किल ग्रुप को हम प्रदर्शित करते हैं R से। ठीक, R सिंगल बॉन्ड R से। एल्किल ग्रुप को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, सिंगल बॉन्ड R से। तो इसके अंतर्गत आता है CH3, C2H5, C3H7, यानी इसका नाम हो गया मेथिल, इसका नाम हो गया एथिल, इसका नाम हो गया प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, इसी तरह बनते चले जाते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। ये चीज याद रखना, इससे हम सारे सूत्र बनाते चले जाएंगे। तो एल्किल ग्रुप को हम सिंगल बॉन्ड R से प्रदर्शित करते हैं। तो डिग्रियां कैसे निकालोगे, जब हम कार्बन में एक हाइड्रोजन जुड़ा हो और उसमें एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो ये कार्बन होगा 1 डिग्री, इसे हम कहते हैं प्राथमिक। ठीक, समझ में आया इतना। दूसरी चीज, जब कार्बन में एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, 2 एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो इसे हम कहेंगे 2 डिग्री या द्वितीयक कार्बन। समझ में आ रहा, जब किसी कार्बन में हाइड्रोजन की डिग्री देख रहे हैं, एक हाइड्रोजन देखो जुड़ा है यक्स, ठीक, एक एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो ये प्राथमिक कंपाउंड होगा हाइड्रोजन का। और जब अगर 2 एल्किल ग्रुप जुड़ जाए किसी कार्बन से, हाइड्रोजन जुड़ा हो तो 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। अब यहां पर थोड़ा सा देखिए, जब किसी कार्बन में 3 एल्किल ग्रुप जुड़ जाए,
ये, तो ये कहलाएगा हमारा 3 डिग्री यानी तृतीय कार्बन। ठीक, तो 1 डिग्री में एक एल्किल ग्रुप, 2 डिग्री में 2 एल्किल ग्रुप, 3 डिग्री में 3 एल्किल ग्रुप। ये डिग्रियां हुई किसकी? कार्बन की। तो संकरण समझ गए और डिग्री समझ गए। डिग्री में कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिग्री समझने में आपको एक चीज का ध्यान देना है कि अगर तृतीय डिग्री कहता है तो कार्बन की वैलेंसी 4 और हाइड्रोजन की डिग्री निकालना है तो 1 2 3 एक एल्किल ग्रुप इसलिए काम डैश लगा देते हैं ताकि एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप जोड़ दिए तो ये कौन हो गया? 3 डिग्री हो गया। अगर इसी में 2 हम एल्किल ग्रुप जोड़ देते, ये लो, तो 2 डिग्री हो जाता। ठीक, 3 जोड़ देते तो 3 डिग्री, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता तो 1 डिग्री। तो ये हुआ आपकी डिग्रियां, तो डिग्री भी निकाल लोगे आप। अब आप चलते हैं अगली हेडिंग पे। एल्किल ग्रुप जो मैंने आपको बताया उस चीज को ध्यान देना। एल्किल ग्रुप को हम R से प्रदर्शित करते हैं, सिंगल बॉन्ड R से। ठीक, इसका एल्किल ग्रुप का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। इससे हम कोई भी फार्मूला एल्किल ग्रुप का निकाल सकते हैं। मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, पेंटिल है, लास्ट में इल शब्द आएगा तो एल्किल ग्रुप कहलाएगा। एल्किल ग्रुप जैसे अब मैंने आपको बताया था 1 डिग्री का कार्बन, जैसे मैंने बताया 1 डिग्री, यहां पर H। अब देखो इस R के स्थान, R देखो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है ना, तो ये एल्किल ग्रुप हुआ। अगर मैं इसको यहां से हटाकर एल्किल के स्थान पे CH3 जोड़ दूं तो ये मेथिल जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री का होगा, क्योंकि एल्किल के स्थान पे, R के स्थान पे चाहे हम CH3 जोड़ दें, चाहे C2H5 जोड़ दें, चाहे C3H7 जोड़ दें, चाहे C4H9 जोड़ दें, कोई भी एल्किल समूह जोड़ सकते हैं। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो एल्किल ग्रुप का मतलब R के अंडर इतनी सारी चीजें आती है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इस फार्मूले से हम लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो एल्किल का मतलब ये हुआ कि लास्ट में इल शब्द निकलेगा तो एल्किल समूह कहलाएगा। अब चलते हैं दूसरी हेडिंग पे। हेडिंग है हमारी हैलो एल्केन। हैलो एल्केन, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुनहरा शब्द है, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। आइए समझते हैं। हैलो का मतलब हुआ हाइड्रोजन, समझ में आया? मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं एल्केन। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। हैलो एल्केन, हैलो का मतलब हुआ हाइड्रोजन, एल्केन का मतलब हुआ, मैं बताया हूं कि जब लास्ट में एन शब्द आ जाए, क्या आ जाए? एन, तो समझ लेना कि पूरे कंपाउंड्स में क्या जुड़ा होगा? सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन और कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड का बाउंडेशन होगा। अगर एन आता है, इन आता तो डबल बॉन्ड होता, आइन आता तो ट्रिपल बॉन्ड होता। तो यहां पर क्या है? एन है ना, तो एन का मतलब यह हुआ कि कार्बन जितने जुड़े हैं सब किससे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से। हाइलो लगा है तो हाइड्रोजन होगा। अब देखिए हाइलो एल्केन की एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2 हमने कार्बन लिया, 2 कार्बन लेने के बाद सब देखो प्रत्येक कार्बन में सिंगल बॉन्ड लगा है, सिंगल लगा है ना, क्योंकि एन आता है तो एन के लिए हम सभी जगह सिंगल बॉन्ड लगा दिए कार्बन कार्बन के बीच में। अब इसमें हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रोजन जोड़ दिए, अपने से अब हाइड्रोजन सेट कर लो। ये हुआ एग्जाम्पल आपका हाइलो एल्केन का। हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन का नाम से इसको नामकरण करेंगे तो हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइलो हो जाएगा। कितने कार्बन है? 2 1 2, तो 2 के लिए एथ लगाते हैं तो एथेन, हाइलो एथेन इसका नाम हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल। अब एक चीज मैं और बता दूं, इसके स्थान पे आप फ्लोरीन भी जोड़ सकते हैं, क्लोरीन भी जोड़ सकते हैं, ब्रोमीन भी जोड़ सकते हैं, आयोडीन भी जोड़ सकते हैं। एल्केन का ग्रुप के स्थान पे हम मेथेन भी जोड़ सकते हैं, एथेन भी जो कह सकते हैं, प्रोपेन भी कह सकते हैं, ब्यूटेन भी कह सकते हैं, हेक्सेन भी कह सकते हैं। मतलब सारे एल्केन ग्रुप के कंपाउंड्स हम कह सकते हैं। जैसे
अब यहीं पर दे देता ये, तो देखो इसमें कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो N वाला लगा, अब फ्लोरीन जुड़ा है, हाइड्रोजन का एक कंपाउंड जुड़ गया तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो, एक कार्बन है तो मेथेन, फ्लोरोमेथेन। ठीक, अब यहां पर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल आसान कर दूंगा केमिस्ट्री पढ़ाकर आपको, बस घबराना नहीं, थोड़ा समझना है, पेशेंस बनाए रखना है मेरे बच्चों। जैसे देखिए अब यहां पर ये आ गया, ठीक, ये अब यहां पर हम जोड़ दिए ब्रोमीन, तो जरा देखो आपसे पूछे किस ग्रुप का कंपाउंड है, तो तुम्हें दिमाग में सिर्फ इतना चीज लाना है कि हर जगह सिंगल बॉन्ड जुड़ा है तो एल्केन का होगा। अब हाइड्रोजन का कोई आ गया तो हाइलो एल्केन हो गया। अब इसका नामकरण कर लो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, अब कितने कार्बन, 1 2 3, तो 3 के लिए क्या लिखते हो, प्रोप, हर जगह सिंगल बॉन्ड लगा, क्या लगा दिए, प्रोपेन, तो ब्रोमो प्रोपेन। तो हाइलो एल्केन के ये कंपाउंड्स हुए, यानी जिसमें इसके डिफिनेशन ऐसे आप बताओगे कि जिन यौगिकों में हाइड्रोजन तथा कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का बाउंडेशन होता है हाइलो एल्केन कहलाते हैं। ठीक, तो हाइलो एल्केन के अंतर्गत कुछ छोटी छोटी हेडिंग है, उनको हम समझेंगे। तो हाइलो एल्केन अच्छी तरीके समझ में आ गया, हाइड्रोजन जुड़ा होगा, एल्केन का मतलब जो भी कार्बन जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होंगे, क्योंकि एन है लास्ट में, एल्केन ग्रुप निकलता है, इसलिए हम यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड जोड़ेंगे। ठीक, हाइड्रोजन के अंतर्गत फ्लोरीन भी कह सकते हैं, क्लोरीन भी कर सकते हैं, ब्रोमीन भी कर सकते हैं और आयोडीन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका नामकरण आप करिएगा, कुछ प्रैक्टिस करिएगा घर में और एग्जाम्पल बनाइएगा इसके, तो समझ में आ जाएगा आपकी। अब दूसरी चीज हम समझेंगे एल्डिक हैलाइड। एलिलिक हाइलाइड, इस चीज को समझेंगे, हेडिंग डाल लीजिए और इसको लिख लीजिए पहले, एलिलिक हाइलाइड। यह वे यौगिक होते हैं, एलिलिक हाइलाइड में लिखिए, यह वे यौगिक होते हैं, यह वे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध, कार्बन कार्बन द्विक आबंध के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है। sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है, एलिलिक हाइलाइड कहलाता है। एलिलिक हाइलाइड कहलाता है। नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया, चलिए समझिए। एलिलिक हाइलाइड, देखिए बिल्कुल सिंपल सी डिफिनेशन है, हाइलाइड है इसमें। हाइलाइड का मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन है, हाइलो शब्द आ जाए, हाइलाइड आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, तो समझ लीजिए कि उसमें हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है का मतलब यह होता है कि यक्स ग्रुप ही नहीं,
फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। क्योंकि हाइड्रोजन के अंतर्गत फ्लोरीन भी आता है, क्लोरीन भी आता है, ब्रोमीन भी आता है, आयोडीन भी आता है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का मतलब फ्लोरीन भी होगा, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी हो सकता है। प्रश्न हमसे क्या कहा, यह वे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन पर कार्बन कार्बन द्विकाबंध के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है, एलिलिक हाइलाइड कहलाता है। यह वे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन पर, तो यहां पर थोड़ा से ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सटीक एग्जांपल आपके समझ में आएगा। जिनमें हाइड्रोजन पर, ये लो हम हाइड्रोजन बना दिए, हाइड्रोजन पर कार्बन कार्बन द्विक आबंध, कार्बन कार्बन द्विक आबंध के समीपवर्ती sp3। तो ध्यान दीजिएगा, sp3 मैंने आपको बताया था कि जब कार्बन के चारों ओर सिंगल बॉन्ड होगे तो वहां पर कौन सा संकरण पाया जाएगा, sp3 संकरण। तो sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है, यानी यहां पर देखिए ये H हुआ, ये एल्किल ग्रुप लग गया ये। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो कार्बन, ये कार्बन कौन सा संकरण है, sp3। तो देखिए जो कार्बन, जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के किस संकरण से जुड़ा है, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये कहलाएगा आपका एलिलिक हाइलाइड। क्या कहलाएगा, एलिलिक हाइलाइड। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यानी हमारे पास जो कार्बन जुड़ा हुआ है, जो हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ा है, वो देखिए कार्बन, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वह कार्बन हमारा sp3 संकरित है, इसलिए ये हमारे पास कहलाएगा एलिलिक हाइलाइड। तो इसकी सिंपल से दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वह हाइड्रोजन तत्व जो कार्बन sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है एलिलिक हाइलाइड कहलाता है। ठीक, तो ये हुई एलिलिक हाइलाइड की एग्जांपल। आप बहुत सारे इसके एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे सी है, ये एक्स ले लो, इसमें एक एल्किल ग्रुप जोड़ दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, R डबल डैश डबल, यानी 3 एल्किल ग्रुप जुड़ गए। और जो हाइड्रोजन जुड़ा है, ध्यान यहाँ पर देना है, जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो कार्बन हमारा जिस कार्बन से जुड़ा वो sp3 होना चाहिए, तो ये कहलाएगा एलिलिक हाइलाइड। ठीक, अब आते हैं दूसरी हेडिंग पर, बेंजिलिक हाइलाइड। बेंजिलिक हाइलाइड समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल हेडिंग है, घबराने की आपको जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट समझ में आएगी इसमें। बेंजिलिक हाइलाइड इस प्रकार के यौगिक में, इसकी डेफिनेशन लिख लो, मैं बोले दे रहा हूं, लिखिए, इस प्रकार के यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध कार्बन कार्बन द्विक आबंध के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है, बेंजिलिक हाइलाइड कहलाता है। मेरी बात ध्यान समझना, एक बार में इसकी एग्जांपल समझेंगे। देखिए बेंजिलिक शब्द आया तो बेंजीन जुड़ा होगा, हाइलाइड आया, हाइलाइट जुड़ा होगा, लेकिन इसकी जो बातें हैं इसको हमें समझना है। डिफिनीशन कहती है जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो sp3 कार्बन से जुड़ा होगा, संकरित कार्बन से जुड़ा होगा, लेकिन वो कार्बन C डबल बॉन्ड C से हो सकता है, यानी डबल बॉन्ड युक्त हो सकता है। जैसे अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, ये हमारे पास क्या है, बेंजिलिक,
अब इससे हमने क्या किया, ये हाइड्रोजन जोड़ दी, ये यहाँ हाइड्रोजन। ठीक, देखो जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन हमारे पास कैसा है, sp3, और जो कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा है बेंजीन वाला, वो कार्बन हमारा डबल बॉन्ड युक्त होना चाहिए, यानी उसके समीप में डबल बॉन्ड हो। लेकिन जो नियमतः जो चीज कही जा रही है डिफिनीशन के अनुसार कि जो हाइड्रोजन परमाणु है वो sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं sp3x आबंध युक्त यौगिक, यानी जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वो sp3 कार्बन युक्त परमाणु से ही जुड़ेगा। ये चीज याद रखना। यहां पर बेंजिलिक आ गया तो हमने बेंजीन की छोटी सी स्ट्रक्चर बना दिए, बाकी हाइड्रोजन हाइलाइड लिखा है, हाइलाइड लिखा है तो हाइड्रोजन जुड़ा है, लेकिन जहां जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो कार्बन हमारा sp3 संकरित होना चाहिए। ये हुआ हमारा बेंजिलिक हाइलाइड का एग्जांपल। ठीक, इसमें और दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, सी बना कार्बन बना दो, 4 वैलेंसियां, ये लो बेंजीन बना लो। देखिए ध्यान से, ये कार्बन यहां लुप्त रहता है और यहां एल्किल ग्रुप लगा दो, ये लो, यानी जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो किस कार्बन से जुड़ा है, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा है। उसके बाद जो कार्बन है वो हमारा डबल बॉन्ड युक्त होना चाहिए, उसके समीप में डबल बॉन्ड युक्त होना चाहिए। है भी अगर बेंजीन जुड़ा है तो बेंजिलिक कह दो, नहीं तो ये हमारा एल्किल हाइलाइड बेंजिलिक हाइलाइड का एग्जांपल कहलाएगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो किस कार्बन से जुड़ा है, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा है। तो इसके एग्जाम्पल आप नोट करते चलिए। ठीक, तो अभी तक हम पढ़ रहे थे sp3x आबंध युक्त यौगिक। ठीक, अब पढ़ेंगे sp2x आबंध युक्त यौगिक। अब पढ़ेंगे sp2cx आबंध युक्त यौगिक। आबंध युक्त यौगिक पढ़ेंगे। ठीक, अभी तक हमने जो पढ़ा sp3 पढ़ा, अब पढ़ेंगे sp2। sp2 में दो चीजें हमें ध्यान देना है। कौन कौन सी, इसको हम दो पार्ट में बांटेंगे। पहला हमारा आया वाइनिलिक हाइलाइड, वाइनिलिक हाइलाइड, दूसरा हमारा आया एरिल हाइलाइड। ठीक, ये पॉइंट है। तो sp2 अब तुम्हारे दिमाग में समझ में आ गया होगा कि sp2 का मतलब है कि जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन में हाइड्रोजन अगर हम जोड़ दें तो देखिए यहां पर जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वह कार्बन कैसा है, sp2 संकरित है। अगर मैं बात करूं यहां पर सिंगल बॉन्ड लगा दूं तो बताओ जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता था जिस कार्बन से वो sp3 रहता था, तो sp3cx आबंध युक्त पढ़े थे। अब क्या आया sp2, तो यानी जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा वह कार्बन sp2 संकरित होना चाहिए, तभी हमारा sp2cx आबंध पढ़ेंगे। ठीक, तो इसको हम दो पार्ट से बांटा, वाइनिलिक हाइलाइड और एरिल हाइलाइड। तो हेडिंग डालिए वाइनिलिक हाइलाइड। वाइनिलिक हाइलाइड पढ़ेंगे, पहली हेडिंग इसकी वाइनिलिक हाइलाइड। वाइनिलिक हाइलाइड, वाइनिलिक हाइलाइड में लिख लीजिए इस प्रकार के यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा रहता है।
वाइनिलिक हाइलाइट कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी डिफिनेशन है बच्चों, समझ लीजिए। यानी जो हमारे पास हाइड्रोजन होगा, ध्यान देना, जो हमारे पास हाइड्रोजन होगा, जिस कार्बन से जुड़ेगा वह कार्बन हमारा sp2 संकरित होना चाहिए। देखो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वह कार्बन में डबल बॉन्ड लगा है। अब मैंने आपको बताया था कि जिस कार्बन में डबल बॉन्ड लगा होगा वो sp2 संकरित कार्बन होगा। ठीक, तो ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है जिस कार्बन से, वह कार्बन डबल बॉन्ड है। इसका मतलब कि sp2 संकरित कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये कहलाएगा वाइनिलिक हाइलाइट। ठीक, अब देखिए दूसरा एग्जांपल इसका। जैसे हम बेंजीन बनाते हैं, बेंजीन में आपको पता है कि यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन, इस कार्बन से क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, बताओ वो कार्बन कैसा है, sp2 संकरित है, तो ये हो गया हमारा वाइनिलिक हाइलाइट। कंप्लीट, छोटी सी टिक है बस, होगा और कुछ इसमें नहीं है। यानी जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा वो कार्बन क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, यानी sp2 संकरित होना चाहिए। ठीक, इतनी चीज याद रखिएगा। अब अगली हेडिंग है एरिल हाइलाइट। एरिल हाइलाइट समझते हैं, एरिल हाइलाइट क्या, लिखिए, हेडिंग डालो एरिल हाइलाइट। एरिल हाइलाइट इस प्रकार के यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु एक एरोमेटिक कार्बन के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा रहता है, एरिल हाइलाइट कहलाता है। एरिल हाइलाइट कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी डिफिनेशन है इसकी बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान देना। एरिल हाइलाइट में एक चीज याद रखना, कह रहा एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब बंद श्रृंखला। ठीक, एरोमेटिक का मतलब क्या हुआ, बंद श्रृंखला। यानी जो हाइड्रोजन होगा, मेरी बात ध्यान देना, जो हाइड्रोजन होगा वहां, देखो पढ़ तो रहे हो कि sp2CX आबंध, यानी sp2CX आबंध, यानी जो कार्बन sp2 संकरित होना चाहिए। तो इसमें मैं बता दूं आपको, जो भी चीजें जुड़ेंगी वो एरोमेटिक होनी चाहिए, और जो कार्बन हो जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हो वो sp2 संकरित हो। याद रखना। देखिए, तुम्हें मैं दोनों में अंतर बता दूं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, इसके पहले पढ़ाया था वाइनिलिक में जरूरी नहीं है कि जो कार्बन sp2 तो हो, लेकिन वो एरोमेटिक में जुड़ा हो या एरोमेटिक संरचना हो या ना हो, एलिफेटिक भी हो सकती है। लेकिन जो कार्बन हो, जो हाइड्रोजन जुड़ा हो जिस कार्बन से, वो कार्बन sp2 संकरित हो, तो वाइनिलिक हाइलाइट था। एरिल हाइलाइट में क्या होगा, जो कार्बन होगा वो जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो sp2 संकरित होगा, लेकिन वो एक एरोमेटिक यौगिक भी बनाएगा, एरोमेटिक यौगिक से जुड़ा होगा, वो कहलाएगा एरिल हाइलाइट। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल, अब देखिए, ये लो, यहां पर हम कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक, तो यहां पर देखो एक कार्बन छुपा रहता है, ध्यान देना। तो ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा है, यानी sp2 संकरित। sp2 संकरित कार्बन है, इसका मतलब ये sp2CX आबंध हुआ। और एरिल हाइलाइट का मतलब ये हो गया कि ये एक एरोमेटिक संरचना भी बना रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एरिल हाइलाइट। तो इसके एग्जाम्पल आप जरूर याद रखना, एग्जाम्पल के ही अनुसार आप थ्योरी इसकी बना सकते हो। कंप्लीट इतनी चीज। तो अब हम कुछ इन चीजों को रिलेटेड कई सारी चीजें सीख सकते हैं। अब हम अगली हेडिंग पे आएंगे, अब पढ़ेंगे CX आबंध की प्रकृति।
डालिए हेड, CX आबंध की प्रकृति, CX आबंध की प्रकृति। CX का मतलब जानते हो बच्चों, X का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन से जुड़ा है। हाइड्रोजन में दिमाग तुरंत काम करना चाहिए आपका। अगर हाइड्रोजन आ रहा है तो फ्लोरीन भी उसमें जुड़े होंगे, क्लोरीन भी जुड़े होंगे, ब्रोमीन भी जुड़े होंगे और आयोडीन भी जुड़े हो सकते हैं। ठीक, तो देखिए CX आबंध की प्रकृति, CX की बंध प्रकृति ध्रुवीय होती है, पहले याद रख लो। CX की जो बंध प्रकृति होती है वो ध्रुवीय होती है। CX की बंध प्रकृति क्या होती है? ध्रुवीय होती है। जब किसी यौगिक में, ध्यान देना, जब किसी यौगिक में प्लस या माइनस आयन में टूट जाए तो वह यौगिक कहलाता है CX आबंध की ध्रुवीय प्रक्रिया, वह गुण कहलाता है CX आबंध की ध्रुवीय गुण। ठीक, जैसे देखिए NaCl, तो ये टूटा किसमें? Na प्लस Cl माइनस में टूट गया। ठीक, तो इसमें एक चीज याद रखना कि जब इसमें दो चीजें, धनायन और ऋणायन, जब कोई यौगिक धन और ऋण, धनायन और ऋणायन में टूट जाता है, टूटने के बाद उन पर आंशिक धनायन और आंशिक ऋणायन के चिन्ह आ जाते हैं तो वह गुण, वह प्रकृति कहलाता है आपका आबंध प्रकृति या CX की आबंध ध्रुवीय गुण कहलाता है। ठीक, जैसे देखिए अब यहां पर क्या हुआ, कार्बन C हाइड्रोजन X हुआ, तो कार्बन देखिए जो ये हाइड्रोजन, ध्यान देना थोड़ा से, हाइड्रोजन जो है ये अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, कार्बन की अपेक्षा अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। तो जब ये ऋण विद्युतीय तत्व का मतलब ये हुआ कि ये अब कार्बन से जो आयन है उनको अपनी ओर खींच रहा है, अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होने के कारण। जब ये खींच रहा है तो खींचने के बाद ये इसके बंधों को अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा है, तो आकर्षित करने के बाद इस पर आ गया एक आंशिक ऋणायन, इस पर आ जाता है आंशिक धनायन। ठीक, ये प्रकृति कहलाती है CX आबंध की ध्रुवीय प्रकृति। अब एक चीज ध्यान देना, जब हाइड्रोजन यहां पर ऋण विद्युतीय तत्व है, तो यह एक चीज मैं बता दूं, जब कार्बन और हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन कार्बन की अपेक्षा ऋण विद्युतीय तत्व ज्यादा है, ऋण विद्युतीय ज्यादा है। तो जब ऋण विद्युतीय ज्यादा है तो इसके बंधु क्या करेगा, अपनी ओर खींच लिया, खींचने के मतलब ये आयनिक हो गए, आंशिक, ये आंशिक का चिन्ह आंशिक ऋणायन में टूट गया, किसमें? आंशिक धनायन में टूट जाता है। ऐसे आंशिक ये टूट गया आपका आंशिक ऋणायन और ये आंशिक धनायन में, तो ये प्रकृति कहलाती है CX आबंध की ध्रुवीय प्रकृति। ठीक, अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना है, आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कहीं कहीं पर कि हाइड्रोजन परमाणु, आप जानते हैं फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, तो ये सबसे ज्यादा इनमें ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? ऋण विद्युतीयता किसकी ज्यादा होती है, ये चीज आपको समझना है। तो अब मैं आपको बता दूं, देखो फ्लोरीन, अब ध्यान देना, जिस वर्ग में रखे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिस वर्ग में रखें, तो जब ऊपर से हम नीचे आते हैं, जब ऊपर से नीचे आते हैं, तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इनके परमाणु क्रमांक में क्या होती है? वृद्धि होती है। और जब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो इनका आकार भी क्या है? बढ़ता है। देखिए जब ऊपर से हम नीचे आते हैं वर्ग में तो परमाणु क्रमांक में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब वृद्धि होगी परमाणु क्रमांक में तो इनका आकार क्या होगा? बढ़ेगा। तो आकार बढ़ेगा, यानी फ्लोरीन का आकार छोटा है, क्लोरीन का उससे बड़ा है, ब्रोमीन का उससे बड़ा है, आयोडीन का और बड़ा है। ठीक, तो इसमें क्या होगा? ये छोटा है, इसका आकार और छोटा, तो इससे इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे। ठीक, ऐसे इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे। इसके बाद फिर उससे ज्यादा सक्रियशीलता कौन है? ऋण विद्युत क्लोरीन है। फिर इसके बाद क्या आ जाता है? फ्लोरीन आ जाता, फिर ब्रोमीन आ जाता, फिर क्या आ जाता? आयोडीन।
तो ऋण विद्युती, इसकी ऋण विद्युता जो होती है वो कैसे बढ़ती है, यानी सबसे कम होती है किसकी, फ्लोरीन की होती है, फिर इसके बाद किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, फिर किसकी होती है, ब्रोमीन की, फिर किसकी होती है, आयोडीन की। तो आप बताना कि आयोडीन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, उसके बाद ब्रोमीन है, फिर इसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद फ्लोरीन है। क्योंकि इसका आकार सबसे बड़ा है ना, तो जब इसका आकार सबसे बड़ा तो इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल सकते हैं, ज्यादा क्रियाशील है, और इसके आकार छोटा है इसके अपेक्षा, तो इसके इलेक्ट्रॉन कम है, ये निकल सकते हैं, यानी इसकी कक्षा सीमित है, कुछ संकुचित है, तो इसका मतलब इसका जो है आकार छोटा है और ये कम, आयोडीन की अपेक्षा क्या है, कम ऋण विद्युतीय तत्व है। तो एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप बताइएगा फ्लोरीन जो है हमारा कम है, इसके बाद उससे बड़ा क्लोरीन, उससे ऋण विद्युतीय तत्व ब्रोमीन, फिर आयोडीन है। क्यों है, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक में जब वृद्धि होती है तो इनका आकार भी क्या होता है, बढ़ता है, और इनकी क्रियाशीलता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। समझ में मेरी बात आई। तो फ्लोरीन की सबसे अधिक होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो यहां से आपको मैं आज समाप्त करता हूं अपनी बातों को। ये चीज समझ लेना, CX आबंध की प्रकृति, ध्रुवीय प्रकृति। ठीक, पढ़िए अच्छी तरीके से, डे बाय डे आपको लेक्चर मिलेगा, कंप्लीट करते चलिए। और मैं एक चीज बता दूं कि मेरी वीडियो जो है केमिस्ट्री की पाने के लिए आप ग्लोबल कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा देना। इसके बाद प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहां पर तुम्हें वीडियो मिलेगी एक कक्षा 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको ओपन करना, उसमें सारे वीडियो मिलेंगे आपको डे बाय डे के, और एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट करना, और साथ में पेन कॉपी लेकर जरूर पढ़ना, नोट साथ में बनाते चलना। कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई परेशानी होती तो आप मुझसे पूछिए। अच्छे से पढ़िए। तो इतना आज आप पढ़िए और कंप्लीट करिए। थैंक यू।